मैं लेक्चरर प्रशांत जोशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम EL 209 में फंक्शन जनरेटर्स का अध्ययन करेंगे। फंक्शन जनरेटर्स को हम सिग्नल जनरेटर्स भी कहते हैं। तो इसमें पहले हम AF फंक्शन जनरेटर यानी कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी फंक्शन जनरेटर्स का अध्ययन करेंगे। फंक्शन जनरेटर बेसिकली जैसा आप देख रहे हैं चित्र में, ये एक इसका फ्रंट पैनल है जिसमें ये डिस्प्ले है जिस पे बताया गया है कि कितने किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आउटपुट करता है। इसमें हम इसको फंक्शन जनरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 4 तरह की गणितीय वेवफॉर्म्स को आउटपुट कर सकता है। उदाहरण के लिए ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकती हैं। हम उदाहरण के लिए यहाँ पे 3 टाइप के फंक्शंस इसमें दिखाए गए हैं। जैसे साइन वेव है, इस बटन को दबाएंगे तो साइन वेव आउटपुट में हमें यहाँ इस आउटपुट टर्मिनल आउटपुट जो कोएक्सियल जो पोर्ट है हमारा BNC टाइप, इस पर प्राप्त होगा। और इस बटन को दबाएंगे तो ट्रायंगुलर टाइप वेवफॉर्म हमें आउटपुट में प्राप्त होगी, और इस बटन को दबाएंगे तो स्क्वायर वेव हमें आउटपुट में प्राप्त होगी। इस नॉब से हम इसका एम्पलीट्यूड परिवर्तित कर सकते हैं। ये वेरिएबल एम्पलीट्यूड वाली के लिए नॉब है। और ये जो फ्रीक्वेंसी के लिए बटन्स दिए हुए हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी क्रॉस 10 मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 10 गुणा 100 गुणा 1K गुणा 10K गुणा 1K मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई और ये 10,000 से मल्टीप्लाई। तो ये जो डायल होता है, इस डायल का जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू पे ये सेट है, मान लीजिए ये 28 पर अगर सेट है और आपने यहाँ पे क्रॉस 1K को दबाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 28 × 1K यानी 28 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आपको आउटपुट में इस LCD डिस्प्ले पर प्रदर्शित होगी। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक अटेन्यूएशन के लिए बटन होता है, ये पुश बटन होता है जो रिलीज्ड कंडीशन में अगर है तो आपका कोई अटेन्यूएशन नहीं है, और अगर इसे दबाते हैं तो 20 dB का अटेन्यूएशन दे रहा है। 20 dB यानी डेसिबल का जैसा कि हम अध्ययन पहले कर चुके हैं कि 20 dB अगर हम वोल्टेज के रेशियो के रूप में देखें तो बेसिकली डेसिबल कुछ नहीं है, वो वोल्टेज V2/V1 का अनुपात प्रदर्शित करता है। तो 20 dB = 20 log V2/V1, यहाँ log का बेस 10 होता है। तो अगर V2/V1 की वैल्यू आपका V2/V1 की वैल्यू 10 है, यानी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज जो है उसके बीच में उसका रेशियो 10 है, तो आपका जो ये अटेन्यूएशन है वो 20 dB होगा। क्यों? क्योंकि 20 × log 10 to the base 10, तो इस log 10 की वैल्यू 1 होगी और 20 = 20 dB आ जाएगा। तो इस प्रकार से 20 dB यानी 10 गुना उसका अटेन्यूएशन हुआ है। इसी प्रकार से अगर 40 dB है तो वो 100 टाइम्स होगा। तो ये हमारा फंक्शन जनरेटर का फ्रंट पैनल है जो कि हम प्रैक्टिकली लैब में देखते हैं। ये पावर ऑन ऑफ बटन है। अब हम देखें कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसका अंदरूनी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस प्रकार का सर्किट होता है। तो बेसिकली ये जो फंक्शन जनरेटर है हमारा AF जनरेटर है, इसमें ये 2 पार्ट हैं इसके, एक इंटीग्रेटर सेक्शन है और एक श्मिट ट्रिगर सेक्शन है। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका लेफ्ट पार्ट वो इंटीग्रेटर सेक्शन है, ये इंटीग्रेटर सेक्शन है, और एक ये हमारा श्मिट ट्रिगर सेक्शन है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फाइनल आउटपुट है उससे इनपुट की तरफ एक ये फीडबैक आ रहा है, यानी कि इस इंटीग्रेटर
का जो इनपुट है वो किससे जुड़ा हुआ है, श्मिट ट्रिगर के आउटपुट से जुड़ा हुआ है, एक तरह का फीडबैक हो रहा है। सो व्हेन द इनपुट वोल्टेज, अब यहाँ जो श्मिट ट्रिगर है वो नॉन इन्वर्टिंग टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में है। नॉन इन्वर्टिंग टाइप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसा कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में हमने पढ़ा है, और हम दूसरा सब्जेक्ट है हमारा EL 209 के अतिरिक्त जो सब्जेक्ट है उसमें हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डिटेल के बारे में। फ़िलहाल बेसिक मैं बता दूं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो एक पर्टिकुलर गणितीय फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। तो जैसे इंटीग्रेटर अगर है तो वो इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होगा। यहाँ श्मिट ट्रिगर के अंदर जो ऑप एम्प है वो नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो प्लस टर्मिनल है, जिसे हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं, उसके ऊपर हमारा सिग्नल अप्लाई हो रहा है, इनपुट वोल्टेज उस पर अप्लाई हो रहा है, जबकि जो हमारा माइनस यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है, यानी कि ये इससे कनेक्टेड है ग्राउंड से डायरेक्ट। सो व्हेन द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेज टू द अपर ट्रिगर पॉइंट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये UTP है अपर ट्रिगर पॉइंट, और इस ट्राइंगुलर वेव का ये जो लोअर ट्रिगर पॉइंट है LTP, दिस इज़ UTP एंड दिस इज़ LTP। यहाँ ये स्लोप है, ढलान है, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम ये प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, ये जो डॉटेड डैश्ड लाइन जा रही हैं ये श्मिट ट्रिगर के आउटपुट में दर्शाती हैं कि इस फॉलिंग यानी कि नेगेटिव स्लोप के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें श्मिट ट्रिगर के आउटपुट में, यहाँ पर इस श्मिट ट्रिगर के आउटपुट में हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रही है इस स्क्वायर वेव की। यानी स्क्वायर वेव जो है उसका जो पॉजिटिव पोर्शन है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है UTP और LTP के बीच में। यानी कि जब ये नेगेटिव गोइंग होगा तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइकिल मिल रहा है, और जब ये LTP से UTP की तरफ जाता है इंटीग्रेटर का आउटपुट, तो हमें श्मिट ट्रिगर के आउटपुट में क्या मिलता है, नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी स्क्वायर वेव का नेगेटिव पोर्शन हमें मिलता है। इसी प्रकार से वापस जब ये साइकिल रिपीट होगा और UTP से LTP की तरफ नेगेटिव गोइंग हमारा ये स्लोप है, तब इस ट्रायंगुलर वेव के नेगेटिव स्लोप के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ये जो डैश लाइन के हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं इससे हम देख सकते हैं कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें श्मिट ट्रिगर के आउटपुट में वापस से पॉजिटिव हाफ साइकिल पोर्शन मिलता है। और सिमिलरली सो ऑन आगे भी हमें फिर स्क्वायर वेव का नेगेटिव मिलेगा। तो UTP और LTP के बीच में जैसे जैसे ट्रांजिशंस होते जा रहे हैं उन ट्रांजिशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें श्मिट ट्रिगर के आउटपुट में ये स्क्वायर वेव मिल रही है, और इसकी जो चौड़ाई है वो इसकी ढलान पे निर्भर करती है, इंटीग्रेटर आउटपुट के स्लोप पे निर्भर करती है। ये इसका आवर्तकाल है कैपिटल T। तो now when the input voltage increases to the upper trigger point, the output suddenly rises from its most negative level to its most positive level. Similarly, when the input goes to lower trigger point, the op-amp output voltage rapidly drops to its most negative level. Now the inverting input terminal of Schmitt op-amp is grounded. अब हम जानते हैं कि op-amp का जो वोल्टेज गेन है वो बहुत हाई होता है, यानी कि जैसे 1 लाख 2 लाख इस प्रकार से 2 लाख के करीब हम मान लेते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर एक थोड़ा सा भी स्मॉल वोल्टेज डिफरेंस भी अगर इसके ऑप एम्प के इनपुट में दिया जाए, यहाँ पे या यहाँ पे ये जो इनपुट हैं ऑप एम्प के, इस ऑप एम्प के इनपुट में यहाँ पे अगर हम ज़रा सा भी वोल्टेज डिफरेंस होगा अगर प्लस और माइनस टर्मिनल के बीच में, तो हमें आउटपुट में उससे 2 लाख गुना बड़ा वोल्टेज मिलेगा, यानी कि उसका गेन 2 लाख टाइम्स के करीब होगा। तो अगर ये डेटा शीट में हमें गिवन है कि अगर हमारा ये ऑप एम्प जो है वो 2 लाख इसका करीब गेन है, ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अगर यहाँ हमें
14 वोल्ट आउटपुट मिलता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ हमें इनपुट में कितना रिक्वायर्ड वोल्टेज देना होगा। तो अगर VCC और VCVE वो मान लीजिए ये +15 वोल्ट है, ये -15 वोल्ट है, तो आउटपुट जो है वो टिपिकली आपका ±14 वोल्ट के करीब होगा। तो मिनिमम वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल टू प्रोड्यूस आउटपुट सैचुरेशन, यानी कि इस आउटपुट वोल्टेज को सैचुरेशन में ड्राइव करने के लिए यहाँ इनपुट में कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा, वो होगा आपका VI जो है, वो हम मान लेते हैं VI है, तो वो VI होगा हमारा 14 वोल्ट। मान लीजिए कि 14 वोल्ट आउटपुट सैचुरेशन वोल्टेज है, 14 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 लाख जो भी उसका गेन है ऑप एम्प का, तो यानी 70 माइक्रो वोल्ट। यानी कि अगर आप यहाँ पे 70 माइक्रो वोल्ट इनपुट देते हैं ऑप एम्प के प्लस माइनस टर्मिनल्स के बीच में, तो आपको आउटपुट में 14 वोल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ हम इसमें देखें कि ये हमने 70 माइक्रो वोल्ट एक तरह से यहाँ अप्लाई किया तो हमें यहाँ पे 14 वोल्ट मिलेगा। नाउ अब हम इंटीग्रेटर सेक्शन पे अगर हम ध्यान दें तो वी कैन सी कि ये ऑप एम्प नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है इसमें ग्राउंडेड है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सिग्नल कनेक्ट हो रहा है, एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल इज कनेक्टेड वाया कैपेसिटर C1 टू द एम्पलीफायर आउटपुट, इसके माध्यम से ये जुड़ा हुआ है C1 के माध्यम से। इफ C1 इज रिप्लेस्ड बाय a short circuit then the op amp will behave as a voltage follower. Both output and inverting input terminals would be at ground level, means both output and inverting input terminals would be at ground level because the non-inverting input is grounded with C1 having zero charge on itself. The circuit again behaves as a voltage follower. All three terminals op amp are at ground level. Now suppose that capacitor C1, now this C1 becomes charged with a terminal voltage of 1 volt. This becomes 1 volt having plus on its right side, plus on right side and minus on the left side, minus on the right side of this capacitor, minus on the left side. Then the inverting input terminal still remains at ground level. This inverting terminal still remains at the ground level, and the output is plus 1 volt with respect to ground, और उस केस में आउटपुट जो है वो प्लस 1 वोल्ट पे होगा ग्राउंड के सापेक्ष। नाउ द सर्किट वोल्टेज रिमेन्स स्टेबल एट दीज लेवल्स while C1 terminal voltage remains constant. Similarly, if capacitor C1 is charged to 1 volt with opposite polarity, मान लो अब हम इसको अपोजिट पोलरिटी से चार्ज कर देते हैं, यानी कि प्लस जो है वो लेफ्ट साइड में और माइनस ऑन द राइट साइड में, देन द इन्वर्टिंग टर्मिनल रिमेन्स एट ग्राउंड लेवल। तब क्या होगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल will remain at ground level and the output voltage will become -1 volt. तब ये -1 volt हो जाएगा with respect to the ground. तब ये आउटपुट वोल्टेज जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में -1 वोल्ट हो जाएगा। Now assume that a positive input voltage plus V1 is applied. Plus V1 is applied to R2, this resistance R2. This plus V1 is applied to R2. Then the left hand terminal of R2 is at plus V1. This will be at plus V1 while the right hand terminal is at ground level because the non-inverting input
the non-inverting input terminal is at ground. Therefore all of voltage V1 will appear across R2. So ये जितना का जितना V1 वोल्टेज है वो R2 के अक्रॉस अपीयर हो जाएगा एंड ए कांस्टेंट करंट I2 विल फ्लो थ्रू R2. और इसकी वजह से क्या होगा, एक कांस्टेंट करंट I2 फ्लो होगी और इस I2 का मान कितना होगा V1 अपॉन R2. ये जो वोल्टेज है डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस. तो ये हमारे इसमें से I2 करंट, कांस्टेंट करंट इसमें से ऑप एम्प के थ्रू होके फ्लो होगी. Now I2 is selected very much larger than the input bias current of the operation amplifier. ठीक है, हम I2 को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि ये जो ऑप एम्प की डेटा शीट में इनपुट बायस करंट है उससे ज़्यादा हो. इससे क्या होगा, वर्चुअली ऑल ऑफ द I2 करंट विल फ्लो इनटू कैपेसिटर C1 and it will charge it with a polarity plus on the left side and minus on the right side. When C1 charges, its voltage increases linearly. जब C1 चार्ज होता है तो इसका वोल्टेज linearly increase होगा. When the polarity of V1 is inverted, now the polarity of V1 is inverted, then I2 is reversed and capacitor C1 commences to charge with the opposite polarity. This causes the integrator output voltage to reverse direction. और इसकी वजह से क्या होता है, जो इंटीग्रेटर का आउटपुट है वो अपनी दिशा रिवर्स कर लेता है. नाउ द इंटीग्रेटर आउटपुट इज derived from the Schmitt trigger output. We can see that there was a feedback type connection from Schmitt trigger output towards the input of integrator. Also the integrator output is applied as an input to the Schmitt trigger. To understand the combined operation of two circuits, we can assume that the Schmitt trigger output V3 is at plus 14 volt. So we can assume that Schmitt trigger output, this V3 is at plus 14 volt and that the integrator output is at ground level. This integrator output is at ground level and this is at plus 14 volt. Now V1 is positive because Schmitt output is plus 14 volt. Now what is V1? V1 क्या है, V1 यहाँ से जो जा रहा है तो V1 ये वाला वोल्टेज हो जाएगा. तो ये यहाँ से अगर प्लस 14 वोल्ट था तो ये इस फीडबैक के कारण यहाँ पे ये जो V1 वोल्टेज है वो पॉजिटिव होगा. ओके, सो द V1 इज पॉजिटिव बिकॉज द Schmitt आउटपुट इज प्लस 14 वोल्ट एंड ड्यू टू दिस I2 is charging, this current I2 is charging capacitor C1 from plus on the such that there is plus on left side and minus on the right side. Thus what will happen, the integrator output voltage V2 this V2 is decreasing linearly from the ground level. Now when V2 arrives at the LTP of Schmitt trigger, अब क्या हो रहा है कि ये V2 जो है वो डाउन होने लग गया, गिरने लग गया. सो दिस V2 जब ये गिरते गिरते LTP तक पहुंचेगा, दिस लोअर ट्रिगर पॉइंट तक, व्हेन द V2 इज डिक्रीजिंग एंड अराइव्स एट LTP ऑफ द Schmitt, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द Schmitt स्विचेज रैपिडली टू V3 इक्वल टू माइनस वोल्ट. जैसे ये यहाँ पहुँचेगा तो जो इसका V3 है वो रैपिडली कहाँ चला जाएगा, माइनस 14 वोल्ट पे. यहाँ ये पहले कांस्टेंट प्लस 14 पे था, एकदम से माइनस 14 पे स्विच हो जाएगा और फिर मेंटेन होगा माइनस 14 वोल्ट पे. दिस कॉजेज V1 टू रिवर्स पोलैरिटी एंड रिजल्ट्स इन I2 रिवर्सिंग डायरेक्शन. यानी कि इसकी वजह से क्या होगा, ये V1 अपनी पोलैरिटी रिवर्स करता है और उसकी वजह से क्या होता है, फिर I2 की दिशा भी परिवर्तित हो विपरीत हो जाती है. नाउ कैपेसिटर C1, दिस कैपेसिटर C1
commences to charge in the opposite direction and V2 increases linearly from LTP. इसके बाद में क्या होगा, वापस से चार्ज होना शुरू होता है कैपेसिटर C1 और ये लीनियरली LTP से UTP की तरफ पॉजिटिव स्लोप की तरफ बढ़ने लगता है. So V2 increases linearly from LTP. Now C1 continues to charge in this direction until the integrator output becomes equal to the Schmidt UTP. When V2 arrives at the UTP, the Schmidt output immediately reverses polarity once again to plus 14 volt, that is V3. V3 will jump to plus 14 volt. Now V1 is now positive once more. V1 is now positive once more. एक बार फिर से V1 जो है पॉजिटिव हो गया और I2 जो है वो C1 को चार्ज करना शुरू कर देगी. ये I2 जो करंट है ये C1 को फिर से चार्ज करना शुरू कर देगी विद ए पोलैरिटी, ऐसी पोलैरिटी के साथ जो कि V2 को नेगेटिव डायरेक्शन में वापस जाने के लिए प्रेरित करे. नाउ द प्रोसेस, ये जो हमने बताई ये रिपीटेटिव है, बार बार रिपीट हो रही है. एंड द इंटीग्रेटर आउटपुट प्रोड्यूसेस ए ट्राइंगुलर वेवफॉर्म. और यही कारण है कि हमारा जो इंटीग्रेटर का जो आउटपुट है ये V2 ये एक ट्राइंगुलर वेवफॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है. Schmidt output is a square wave which is positive while the integrator output is negative going and negative during the time when V2 is positive going. So the frequency of the output waveform is determined by the time. तो हम देख सकते हैं कि इस फॉर्मूला से the frequency of the output waveform is we can determine from the time for capacitor to charge from UTP to LTP and vice versa. So the equation क्या होगी उसकी, ये होगी हमारी. क्यों? क्योंकि C कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, चार्ज अपॉन वोल्टेज डिफरेंस. तो चार्ज कितना होगा, I करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो I इंटू टी अपॉन डेल्टा V वोल्टेज डिफरेंस. तो इससे हम T कैलकुलेट कर सकते हैं C इंटू डेल्टा V अपॉन I. तो ये हमारा वो टाइम आ जाएगा और इस टाइम का रेसिप्रोकल लेने से हमें फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो जाएगी. सो द इक्वेशन फॉर कैपेसिटर चार्जिंग इज दिस. एंड व्हाट इज डेल्टा V? डेल्टा V कैसे निकालेंगे, वो है हमारा अपर UTP माइनस LTP. डेल्टा V हमारा UTP माइनस LTP होगा. और I क्या, यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी, करंट I कितनी होगी, I2 जो हमने इस डायग्राम में पढ़ा था. I2 जो था हमारा, जो हमने पिछले अभी डायग्राम में देख रहे थे हम, ब्लॉक डायग्राम में, उसमें जो I2 कांस्टेंट करंट थी वो हमारी यहाँ पे I है. एंड T इज़ द टाइम फॉर V2 टू गो बिटवीन UTP एंड LTP. नाउ टाइम T इज़ ऑल्सो हाफ द टाइम पीरियड ऑफ द आउटपुट वेव फॉर्म. एंड V1 इज़ एडजस्टेबल बाय मीन्स ऑफ पोटेंशियोमीटर R1. यू कैन सी कि इसे हम यूजिंग पोटेंशियोमीटर हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं. ये एडजस्टेबल है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है. एंड I2 इज ऑल्सो कंट्रोलेबल बाय R1. ओके, एंड एडजस्टमेंट ऑफ I2 रिजल्ट्स इन ए चेंज इन टाइम T. कॉन्सिक्वेंटली R1 इज ए frequency control resistance. The frequency range changing is produced by switching different capacitor values into the circuit. यानी कि अगर हम इस कैपेसिटर C1 की वैल्यू चेंज करते जाएं, मान लो C1, C2, C3 अलग अलग वैल्यूज़ लें, तो हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज भी जो है वो इस फंक्शन जनरेटर से अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट कर सकते हैं. तो ये हमारा AF जनरेटर का, तो ये हम एक कह सकते हैं समरी में कि हमारे AF ऑडियो फ्रिक्वेंसी फंक्शन जनरेटर सिग्नल जनरेटर का ये एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम है. ये एक इंटीग्रेटर है
ये श्मिट ट्रिगर है। श्मिट ट्रिगर के आउटपुट से इंटीग्रेटर में फीडबैक दिया हुआ है। इंटीग्रेटर का आउटपुट जो है वो बाहर हमें मिलता है। तो इंटीग्रेटर का आउटपुट तो सीधा हमें ट्रायंगुलर वेव प्रोवाइड करता है, जबकि श्मिट ट्रिगर का जो आउटपुट है वो हमें स्क्वायर वेव प्रोवाइड करता है। और हमें साइन वेव कैसे मिलेगा? साइन वेव कन्वर्टर के थ्रू मिलता है। तो हमें एक साइन वेव कन्वर्टर लगा करके, यानी कि इसी इंटीग्रेटर के आउटपुट को, जो कि श्मिट ट्रिगर के इनपुट से भी जुड़ा हुआ है, इसके इंटीग्रेटर के आउटपुट से हम ट्रायंगुलर टू साइन वेव कन्वर्टर लगा सकते हैं। और इस प्रकार से ये जो सिलेक्शन स्विच है बाहरी सबसे लास्ट में, ये हमारा आउटपुट में अटेन्यूएटर है। अटेन्यूएटर में एक सिलेक्शन स्विच है कि आपको कौन सी वेव सेलेक्ट करनी है और कितने डीबी का, 20 डीबी का अटेन्यूएशन सेलेक्ट करना है, तो उसका पुश बटन दबा देंगे। इस प्रकार से ये हमारा AF फंक्शन जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल था। नाउ कमर्शियली अवेलेबल जो फंक्शन जनरेटर्स होते हैं उसमें डिकेड रेंजेस जो हैं वो मिनिमम 0.2 हर्ट्ज से 2 मेगाहर्ट्ज तक मिलती हैं और आउटपुट करीब 0 से 20 वोल्ट पीक टू पीक के करीब हमें देखने को मिलता है। एंड आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ फंक्शन जनरेटर्स आर टिपिकली 50 ओम, 50 ओम इसकी आउटपुट इम्पिडेंस होती है। एंड इट शुड बी रिमेंबर्ड that signal voltage is potentially divided across the output impedance and the load impedance. Thus a 20 volt output on open circuit may become 10 volt when a 50 ohm load impedance is connected। यानी कि ध्यान रखना है कि ये आउटपुट इम्पिडेंस और लोड इम्पिडेंस के बीच में हमारा सिग्नल वोल्टेज जो है वो पोटेंशियली डिवाइडेड हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि 20 वोल्ट का जो आउटपुट है वो जो कि ओपन सर्किट पे अगर 20 वोल्ट है तो वो 50 ओम लोड इम्पिडेंस पे आधा ही रह जाएगा, 10 वोल्ट ही शो करेगा। एक्यूरेसी ऑफ फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन इज अराउंड ±2% ऑफ फुल स्केल। तो इस प्रकार से हमने आज ऑडियो फ्रीक्वेंसी फंक्शन जनरेटर का अध्ययन किया। धन्यवाद।